मेरे गांव का नाम बेल गांव है। बहुत छोटा सा, शांत और अपने आप में सैकड़ों रहस्यों को समेटे हुआ। गांव के बुजुर्ग अक्सर कहते थे कि यहाँ हर पेड़, हर पगडंडी और हर पुरानी हवेली कुछ न कुछ बयां करती है। बचपन में इन बातों को हमने कहानियों की तरह लिया, लेकिन अब जब पीछे मुड़कर देखता हूं तो समझ आता है कि हर कहानी में थोड़ा बहुत सच जरूर होता है। ये कहानी मेरी बड़ी बहन रेवती की है। वो मुझसे 7 साल बड़ी थी और बेहद शांत, समझदार और कुछ हद तक रहस्यमयी भी। उसका स्वभाव कभी कभी इतना गुमसुम होता कि हमें लगता शायद वो किसी और दुनिया से जुड़ी है। लेकिन माँ बाप ने कभी ध्यान नहीं दिया। वो हमेशा कहती, लड़की सयानी हो गई है, अब अपनी दुनिया में रहे तो अच्छा है। रेवती की आदत थी कि वो शाम को अकेली खेतों में चली जाती थी। कई बार मैंने उसे पुराने कुएं के पास बैठे देखा, आंखें बंद किए जैसे किसी से बातें कर रही हो। एक बार मैंने पूछा, क्या करती हो वहाँ? तो उसने मुस्कुराकर कहा, कुछ नहीं, वहाँ हवा अच्छी चलती है। लेकिन वो मुस्कान, उसमें कोई ठंडापन था। एक दिन गांव में एक बहुत पुरानी औरत आई। उसे सब दाई अम्मा कहते थे। बहुत वर्षों बाद वो गांव लौटी थी। कहते हैं पहले गांव की हर डिलीवरी वही कराती थी, लेकिन फिर अचानक एक हादसे के बाद वो कहीं चली गई। जब उसने रेवती को देखा तो उसका चेहरा एकदम पीला पड़ गया। उसने माँ को बुलाया और कहा, इस लड़की के साथ कुछ है, इसका साया बहुत भारी है, इसे तुरंत गांव के शिव मंदिर में ले जाओ। माँ ने उसे टोका, क्या बकवास कर रही हो? हमारी लड़की एकदम ठीक है, पढ़ती है, काम करती है, सब ठीक है। दाई अम्मा ने चुपचाप अपना सामान उठाया और चली गई। लेकिन उस दिन से रेवती में बदलाव आने लगा। वो रात में नींद में चलने लगी। कभी छत पर चली जाती, कभी आंगन में बैठकर घंटों कुछ बुदबुदाती रहती। कई बार हमने उसके हाथ में कोई पुरानी चीज पकड़ी देखी, कभी टूटा कड़ा, कभी किसी बच्चे की चप्पल, कभी मिट्टी से सनी लकड़ी की गुड़िया। जब पूछा कहाँ से लाई ये, तो बस हंस देती। एक बार पिताजी ने गुस्से में आकर उसे डांटा और कहा, ये सब पागलपन बंद करो, गांव वाले बातें बनाने लगे हैं। उस रात घर की सारी लाइट अपने आप बुझ गई, बैल अपने आप भाग गए और एक पेड़ अपने आप गिर पड़ा। लोगों ने कहा, ये अपशकुन है। उसके बाद से गांव में अजीब चीजें होने लगीं। खेतों में काम करने वाले मजदूरों ने बताया कि रात में उन्हें कोई लड़की गाना गाते हुए दिखती है। कईयों ने तो उसे उड़ते हुए देखा, सफेद साड़ी में, लंबे बालों के साथ। किसी ने कहा, ये रेवती नहीं, इसके अंदर कोई और है। हमने रेवती से पूछा तो उसने कहा, मैं अब अकेली नहीं हूं, मेरे साथ कोई रहता है जो मुझे छोड़कर नहीं जाता। वो मुझे समझता है, मुझसे बातें करता है। उसकी आंखों में उस वक्त एक अजीब चमक थी, जैसे कोई और बोल रहा हो। मां ने पंडित बुलाया, तंत्र मंत्र करवाया, लेकिन कुछ नहीं बदला। उल्टा जिस दिन पूजा हुई उसी रात पंडित के बेटे की मौत हो गई। गांव वालों ने कहा, इस लड़की को गांव से बाहर करो, वरना पूरा गांव डूब जाएगा। पिताजी ने सबकी बात मानी और रेवती को दूर शहर में मौसी के यहां भेजने का फैसला किया। लेकिन जैसे ही ट्रेन स्टेशन पहुंची, रेवती गायब हो गई। सबने सोचा वो भाग गई है। कुछ ने कहा उसने खुदकुशी कर ली होगी, लेकिन उसका शव कभी नहीं मिला। उसके बाद से गांव में रात को एक साया दिखने लगा, वही सफेद साड़ी, वही लंबे बाल। बच्चे डर के मारे बाहर नहीं निकलते थे, औरतें अपने घर जल्दी बंद कर लेती। किसी ने कहा, वो लौट आई है, उसे कोई चैन नहीं मिला। मुझे उसका सपना आता रहा। हर बार वो कहती, मुझे यहां से निकालो, मुझे आजाद करो। मैं परेशान हो गया। एक दिन हिम्मत करके मैं उस पुराने कुएं पर गया जहां वो अक्सर बैठती थी। वहां एक पुराना लोटा, उसकी चप्पल और वो लकड़ी की गुड़िया रखी थी। मैंने सब उठाया और उसी कुएं के पास एक गड्ढा खोद कर दफना दिया। फिर मंदिर गया और उसके नाम से दीपक जलाया। उस दिन के बाद गांव में कुछ शांति आ गई। लेकिन हर साल उसकी बरसी पर, जब हवा बहुत तेज चलती है, कुएं से किसी के गाने की आवाज आती है। वही सुर, वही धुन जो रेवती गुनगुनाया करती थी। गांव में अब भी बुजुर्ग कहते हैं, वो गई तो है पर पूरी तरह नहीं। उसका साया अब भी यहां है और जब तक उसे पूरी मुक्ति नहीं मिलेगी, वो किसी न किसी रूप में लौटेगी।
कहानी खत्म नहीं हुई, क्योंकि कुछ रातों में जब मैं अपने कमरे में होता हूं, मुझे लगता है कोई खिड़की के पास खड़ा है। वही साया, वही आंखें, और वो कहती है, तू मेरा भाई है ना, मुझे यहां से ले चल। हमारा परिवार शहर से दूर एक पुराने बंगले में रहने आया था। पिताजी को वहां सरकारी नौकरी मिली थी और साथ में आवास भी मिला। एक विशाल लेकिन वीरान सा मकान, चारों ओर पेड़, झाड़ियां और एक लंबा सा बरामदा। मकान की सबसे अजीब चीज थी उसका ड्राइंग रूम, जहां एक दीवार पर जमीन से छत तक एक बहुत बड़ा शीशा लगा था। वो शीशा बहुत पुराना था, उसमें धुंधली रेखाएं थीं, जैसे उसमें कुछ दबा हो। मैं यानी राहुल उस वक्त 16 साल का था। मेरी छोटी बहन दिया 9 साल की थी। शुरू में सब ठीक था, लेकिन कुछ दिनों बाद चीजें अजीब होने लगीं। सबसे पहले दिया ने कहा, भैया उस शीशे में कोई और भी दिखता है। जब मैं मुस्कुराती हूं वो नहीं मुस्कुराता। मैंने मजाक में कहा, वो तो तुझे डराने के लिए बना है, कोई भूत शूत नहीं है। लेकिन फिर एक दिन मैं खुद कुछ अजीब देख बैठा। देर रात पढ़ाई कर रहा था तो किसी ने धीरे से मेरा नाम पुकारा, राहुल। मैं पलटा, कोई नहीं था। फिर खिड़की पर नजर गई, लेकिन बाहर कुछ नहीं। तभी मेरी निगाह उस शीशे पर पड़ी। उसमें मैं दिख रहा था, पर मेरे पीछे कोई खड़ा था। मैंने पलट कर देखा, कुछ नहीं। धीरे धीरे वो आईना हम सब के लिए एक डरावना रहस्य बन गया। दिया अक्सर रोने लगती, कहती, मम्मी वो मेरे बाल खींचता है, वो कहता है मैं यहां नहीं रह सकती। मम्मी ने कहा, तू बस डर गई है, कोई नहीं है। लेकिन दिया की हालत बिगड़ती गई। उसके हाथ पैर पर निशान आने लगे, नींद में चिल्लाने लगी। हम सब डरे हुए थे, लेकिन पिताजी किसी बात को नहीं मानते थे। उन्होंने कहा, बस हम झूठ, डराने वाली बातें हैं। एक दिन घर में सब बाहर गए थे, सिर्फ मैं और दिया थे। वो दोपहर थी और मैं किचन में पानी पीने गया। तभी दिया की चीख सुनाई दी। दौड़कर पहुंचा तो देखा वो उसी शीशे के सामने खड़ी थी, लेकिन उसका अक्स गायब था। मतलब शीशे में मैं दिख रहा था, लेकिन दिया नहीं। उसके तुरंत बाद शीशा अपने आप छटकने लगा। धीरे धीरे ऊपर से नीचे तक दरारें फैलने लगीं। फिर वो टूटा नहीं, फूटा नहीं, बल्कि भीतर से जैसे किसी ने मुक्का मारा हो और एक दर्पण का टुकड़ा उड़कर दिया के पास जा गिरा। उस दिन के बाद दिया बोल नहीं पाई, जैसे उसकी आवाज किसी ने छीन ली हो। हमने एक तांत्रिक बाबा को बुलाया। उसने आते ही कहा, ये कोई आम घर नहीं है, ये शीशा किसी आत्मा का द्वार है। इसके भीतर कोई कैद है, कोई जो आजाद होना चाहता है पर शांति नहीं चाहता। वो जगह लेना चाहता है इस दुनिया में। पिताजी अब भी यकीन नहीं कर पा रहे थे, लेकिन अगले दिन पिताजी के साथ वही हुआ जो उसने कभी सोचा नहीं था। रात के 2 बजे पिताजी चिल्लाते हुए उठे, मुझे मत छू, तू मैं नहीं हूं। हम सब दौड़े। उन्होंने कहा, मैंने खुद को शीशे में देखा, लेकिन वो मैं नहीं था। वो मुस्कुरा रहा था जब मैं डर रहा था। अब बात हद से बाहर हो चुकी थी। हमने बाबा से कहा, कुछ करो, इसे खत्म करो। बाबा ने कहा, अब देर हो चुकी है। वो इस घर में पूरी तरह जाग चुका है। अब सिर्फ एक रास्ता है, उसे वहीं कैद करना जहां से वो आया था। उसने हमसे उस शीशे के सारे टुकड़े इकट्ठा करवाए और फिर पुराने नियम के पेड़ के नीचे एक गड्ढा खुदवाया। सब टुकड़े उसमें डाले गए और ऊपर से मिट्टी, भस्म और लाल धागे बांध दिए गए। बाबा ने मंत्र पढ़ा और कहा, अब इससे दूर रहना, कभी भी इसे दोबारा खोदने की कोशिश मत करना। कुछ दिन सब शांत रहा। दिया थोड़ी बेहतर हुई, बोलने लगी। घर में नॉर्मल माहौल वापस आने लगा। लेकिन एक रात फिर कुछ बदला। मेरी अलमारी में, जहां मैं अपने स्कूल के पुराने सामान रखता था, एक चमकती चीज दिखी। शीशे का टुकड़ा, बहुत छोटा लेकिन चमकता हुआ, जैसे वो टुकड़ा मुझसे कुछ कह रहा हो। मैंने उसे उठाया और उसी पल लगा जैसे मेरा सिर घूमने लगा। कमरे की दीवारें हिलने लगीं और फिर मुझे वो देखा, मैं खुद, लेकिन कुछ अलग। आंखें लाल, चेहरा बिना भाव के, जैसे मौत ने इंसान का रूप ले लिया हो। वो मुझसे बोला, बिना आवाज किए, अब तू नहीं, मैं हूं। मैंने शीशे का टुकड़ा फेंक दिया और चीख पड़ी। घर वाले दौड़े आए। मम्मी ने कहा, तू ठीक है? मैं बस कांप रहा था।
अब वो टुकड़ा अलमारी में नहीं था, कहीं नहीं था। बाबा फिर से आए, लेकिन उन्होंने कुछ और कहा जो अब तक दिमाग में गूंजता है। अब वो लौट चुका है, लेकिन इस बार वो किसी शीशे का मोहताज नहीं। वो जहां चाहे, जिस आईने में चाहे झलक सकता है, क्योंकि उसकी एक परछाई इस घर में बच गई है। और जब जब कोई अकेला होगा, डरा होगा, वो उसे देखेगा। अब मैं जब भी किसी होटल में, किसी बाथरूम में, किसी दुकान में, किसी कार के शीशे में खुद को देखता हूं, मैं एक पल को रुकता हूं, ध्यान से देखता हूं। कहीं मैं मुस्कुरा तो नहीं रहा जब मैं मुस्कुरा नहीं रहा हूं। कभी कभी ऐसा भी लगता है कि कोई मेरी हर हरकत को दोहरा रहा है, लेकिन एक पल की देरी से, और उसकी आंखें मेरी आंखों से ज्यादा लाल हैं। और दिया, अब वो किसी भी शीशे में नहीं देखती। मम्मी ने उसके कमरे से सारे दर्पण हटा दिए हैं। वो कहती है, भैया, वो अब भी मुझे देखता है, पर मैं उसे नहीं देखना चाहती। ये कहानी एक ऐसे स्कूल की है जो अब खंडहर बन चुका है। नाम था सेंट पीटर मिशन स्कूल। कभी बहुत मशहूर था, बड़े बड़े अफसरों के बच्चे वहां पढ़ते थे। लेकिन फिर एक दिन अचानक स्कूल बंद हो गया। कारण कभी साफ नहीं हुआ। बस कहा गया, एक हादसा हुआ था। कहते हैं एक लड़की थी, कक्षा 7वीं की, नाम था सिया। पढ़ाई में तेज, लेकिन अक्सर अकेली रहती थी। उसकी एक अजीब सी आदत थी, जब वो हंसती थी तो रुकती नहीं थी। घंटों हंसती रहती, बिना किसी कारण। कभी कभी तो कक्षा में सभी बच्चे डर जाते। लोगों ने सोचा शायद मानसिक परेशानी है, पर सच्चाई इससे कहीं ज्यादा गहरी थी। एक दिन स्कूल की वार्षिक परीक्षा चल रही थी। सिया ने पेपर लिखने के बाद जोर से हंसना शुरू किया। उसकी हंसी इतनी तीव्र थी कि पूरे स्कूल में गूंजने लगी। शिक्षकों ने कोशिश की कि उसे शांत करें, लेकिन उसने किसी की बात नहीं सुनी। और अचानक वो खड़ी हुई और क्लासरूम की 3री मंजिल की खिड़की से कूद गई। मौत तुरंत हो गई, लेकिन उसकी हंसी, वो अब भी हवा में गूंज रही थी। उसके बाद स्कूल में अजीब घटनाएं होने लगीं। बच्चे शिकायत करते कि कोई उन्हें रात में जगाता है। किसी ने कहा, मैंने लाइब्रेरी में एक लड़की को देखा जो लगातार हंस रही थी। स्कूल के प्रिंसिपल ने जांच बिठाई, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला। हद तो तब हो गई जब एक नई लड़की, जो ठीक सिया जैसी दिखती थी, एडमिशन लेने आई। जब उससे नाम पूछा गया तो उसने जवाब दिया, सिया। रिकॉर्ड में ऐसा कोई आवेदन नहीं था। वो कुछ दिन स्कूल में रही और फिर अचानक गायब हो गई। उसके बाद उस कक्षा के 2 बच्चों की रहस्यमय मौत हो गई। कोई गिर गया, कोई जल गया, लेकिन हर बार मौत से पहले सिर्फ एक आवाज सुनाई दी, हंसी। अब स्कूल लगभग खाली हो चुका था। बच्चों ने आना बंद कर दिया। शिक्षक भी बदलते रहे। प्रिंसिपल ने स्कूल बंद करने की घोषणा कर दी। लेकिन स्कूल बंद होने से एक रात पहले वहां आग लग गई। लाइब्रेरी पूरी तरह जल गई। कोई जानता ही नहीं कैसे लगी। लेकिन एक शिक्षक, मिस्टर जोशी, जो आखिरी तक डटे रहे, उन्होंने गांव के पंडित को बताया कि उस रात उन्होंने एक लड़की को देखा, सफेद ड्रेस में, बाल खुले, आंखों में अजीब चमक, और वो हंस रही थी। पंडित ने कहा, वो आत्मा नहीं, हंसी का प्रेत है। ऐसे प्रेत किसी एक जगह से बंध जाते हैं। जितनी बार कोई उस जगह को भुलाने की कोशिश करता है, वो और ज्यादा जोर से हंसते हैं, ताकि कोई उन्हें भूले नहीं। अब 20 साल बीत चुके हैं। स्कूल वीरान पड़ा है, लेकिन वहां अक्सर लोग हंसी की आवाजें सुनते हैं, खासकर शाम को, सूरज ढलने के बाद। कई यूट्यूबर्स ने वहां जाकर शूटिंग करने की कोशिश की, लेकिन कैमरे खराब हो गए। जो तस्वीरें ली गईं, उनमें एक धुंधली लड़की दिखती है क्लासरूम की खिड़की में। अब गांव वालों ने स्कूल के पास जाना भी बंद कर दिया है। कहते हैं वो हंसी अब भी वहीं गूंजती है। जो एक बार सुने वो कभी चैन से नहीं रह सकता। वो हंसी धीरे धीरे आपके दिमाग में घर कर लेती है, और फिर आप भी हंसने लगते हैं, बिना वजह, बिना रुके, जब तक मर न जाओ। साल 1978 में भारत के पूर्वी क्षेत्र में एक पहाड़ी कस्बा था, नाम भैरवनाथ। वहां से कुछ मील दूर जंगलों के बीच एक विशाल और घना भवन था, जिसे लोग
शारदा मनोरोग संस्थान कहते थे। अंग्रेजों के ज़माने में बना ये मानसिक अस्पताल समय के साथ खंडहर में बदल गया। हालांकि संस्थान को 1992 में बंद कर दिया गया था, लेकिन कस्बे के लोगों के बीच इसकी कहानियां आज भी जिंदा थीं। कोई कहता वहां रात को पागलों की चीखें आती हैं, कोई दावा करता कि वहां अब भी कुछ आत्माएं बंद हैं जो इंसानों की प्रतीक्षा करती हैं, नहीं उनका इलाज करने के लिए नहीं, बल्कि उन्हें अपने साथ कैद करने के लिए। कई सालों बाद 2022 में एक पत्रकार और यूट्यूबर सौरभ मिश्रा ने ये जगह खोजी। उसके चैनल का नाम था इंडिया अनसीन, जिसमें वह ऐसी ही रहस्यमयी और परित्यक्त जगहों पर जाकर सच्चाई उजागर करने की कोशिश करता था। उसने तय किया कि वह शारदा मानसिक संस्थान में रात बिताएगा, अकेले। उसके पास हाईटेक कैमरे, नाइट विजन उपकरण, वॉकी टॉकी और एक पर्सनल रिकॉर्डर था। उसने अपने चैनल पर घोषणा की, इस बार सच्चाई खुद बोलेगी। जिस रात वह वहां पहुंचा, पूरा कस्बा अजीब सी खामोशी में डूबा था। किसी ने उसे रोका नहीं, लेकिन लोग खिड़कियों से उसे जाते हुए देख रहे थे, जैसे कोई शव यात्रा निकल रही हो। सौरभ की कार उस पुराने अस्पताल के बाहर रुकी। घड़ी रात के 10 बजा रही थी। पूरा जंगल सन्नाटा ओढ़े बैठा था, सिर्फ जंगली कीड़ों की आवाजें थीं। जैसे ही उसने फाटक पार किया, एक ठंडी लहर उसके शरीर से गुजरी। न हवा, न बारिश, फिर भी ऐसा लगा जैसे कुछ अदृश्य उसके गले के पास सांस ले रहा हो। अस्पताल का परिसर बड़ा था। 3 मंजिल की इमारत, टूटी खिड़कियां, काले पड़ चुके पत्थर और हर कोने में उगाई बेलें। एक पत्थर पर लिखा था, वार्ड नंबर 5, हाई रिस्क पेशेंट्स। वहीं नीचे मिट्टी से सना एक छोटा नोट चिपका हुआ था, इन्हें मत जगाना। सौरभ ने सब रिकॉर्ड किया, कैमरे में बोलते हुए कहा, अब हम वार्ड नंबर 5 में प्रवेश करेंगे, जहां कभी सिर्फ उन मरीजों को रखा जाता था जो खुद को और दूसरों को नुकसान पहुंचा सकते थे। दरवाज़ा झंग से जड़ा हुआ था, लेकिन खुल गया, जैसे किसी ने अंदर से खींचा हो। कमरे के अंदर हर तरफ जाले थे और पुराने बिस्तरों के पास जंजीरें लटकी हुई थीं, मरीजों को बांधने के लिए। दीवारों पर नाखूनों से खरोंच की हुई लकीरें थीं, लंबी, असामान्य, जैसे किसी ने पूरे दिन बस दीवारों को ही काटा हो। तभी उसके रिकॉर्डर में शोर हुआ, एक फुसफुसाहट सुनाई दी, तुम अब हमारे हो। सौरभ ने सोचा शायद रेडियो सिग्नल का कोई असर है, लेकिन जब उसने रिकॉर्डिंग को दोबारा सुना तो वो आवाज़ बिल्कुल उसके कान के पास से रिकॉर्ड हुई थी, जैसे किसी ने बहुत करीब आकर कहा हो। जैसे जैसे रात बढ़ती गई, चीज़ें बदलने लगीं। उसने देखा कि कुछ दरवाजे जो पहले बंद थे अब खुले थे। एक कमरे में उसे एक पुरानी डायरी मिली, जिस पर नाम लिखा था डॉ वीरेन वर्मा 1937। सौरभ ने डायरी खोली और पढ़ना शुरू किया। 13 मार्च 1970, आज फिर से वार्ड 5 का मरीज नंबर 34 रात भर जागता रहा। वह मुस्कुरा रहा था लगातार। जब मैंने पूछा क्यों नहीं सोते हो, उसने जवाब दिया, क्योंकि जब मैं सोता हूं तो तुम्हें बाहर आना पड़ता है। मैं ये बात नहीं समझा। फिर उसने हंसते हुए कहा, डॉक्टर अब आप कभी नहीं सो पाएंगे। सौरभ को ये अंश बहुत डरावना लगा। उसने कैमरे में कहा, ये डायरी दर्शाती है कि कुछ मरीजों को मानसिक बीमारी नहीं थी, शायद उनके पास कुछ और था या किसी और की सत्ता थी। लेकिन असली भय तब शुरू हुआ जब सौरभ को अपने कैमरे में खुद का अक्स नहीं दिखा। उसके सामने शीशा था, लेकिन कैमरे की स्क्रीन पर कोई चेहरा नहीं, सिर्फ एक खाली कुर्सी। वह घबरा गया और तभी पीछे से एक धप की आवाज आई, जैसे कोई गिरा हो। उसने पीछे पलटकर देखा, कुछ नहीं था, लेकिन कमरे का तापमान बहुत कम हो गया था। उसकी सांसें भाप की तरह निकल रही थीं। तभी एक कोने में बैठे एक अंधेरे में 2 चमकती आंखें दिखीं, लाल, स्थिर और पूरी तरह मृत। वो आंखें धीरे धीरे पास आने लगीं और फिर गायब हो गईं। सौरभ अब बुरी तरह डर गया था, लेकिन उसने खुद को संभाला। वह वापस एक सीढ़ी के नीचे तहखाने की ओर गया, जहां एक पुराना ऑटोक्लेव रूम था, जिसमें मानसिक रोगियों के मस्तिष्क पर विद्युत शॉक दिए जाते थे। दीवारों पर चिपके बिजली के तार अब भी लटके हुए थे और ठीक बीचों बीच एक पुरानी कुर्सी थी, जो अब भी चमक रही थी, जैसे अभी किसी ने इस्तेमाल की हो। कुर्सी के पास एक और डायरी का पन्ना पड़ा था, जो शायद फाड़ कर फेंका गया था।
उस पर लिखा था 21 मई 1937। मरीज नंबर 21 ने कहा कि वह मुझे अंदर से जानता है। उसने मेरी पत्नी का नाम लिया, मेरी बेटी की जन्म तारीख, और फिर कहा अब वो मेरी है। जब मैंने पूछा तुम कौन हो, तो उसने जवाब दिया मैं वही हूँ जो तुम बनने से डरते हो। सौरभ को महसूस हुआ कि कुछ बहुत बड़ा गलत हुआ था इस संस्थान में। शायद डॉक्टर खुद ही शिकार बन चुके थे। वह तेजी से बाहर जाने के लिए निकला, लेकिन रास्ता जैसे बदल गया था। पहले जहां सीढ़ी थी, अब वहां दीवार थी। अस्पताल अब खुद एक भूल भुलैया बन चुका था। तभी उसे पीछे से किसी के रोने की आवाज आई, किसी बच्चे की, बहुत धीरे धीरे। मम्मी, मम्मी। सौरभ ने पीछे पलटकर देखा। एक छोटी बच्ची दीवार से सटी खड़ी थी, चेहरे पर कोई भाव नहीं। उसने सौरभ की ओर देखा और बोली तुमने उसे जगा दिया। बात खत्म होते ही पूरे अस्पताल में जोर की हंसी गूंज उठी, एक नहीं दर्जनों की। और फिर अचानक दरवाजे धड़ाम से बंद हो गए। सौरभ के कैमरे ने काम करना बंद कर दिया। रिकॉर्डर से सिर्फ चीखने की आवाजें आ रही थीं। फोन का नेटवर्क गायब था और हर दीवार पर अब खून से लिखा था अंतिम वार्ड अब खुल गया है। वो रात सौरभ पर भारी पड़ी। सुबह जब गांव के लोग मंदिर से लौट रहे थे तो देखा कि अस्पताल का दरवाजा खुला है। अंदर जाकर देखा तो सौरभ वहीं ऑटोक्लेव वाली कुर्सी पर बैठा था। आंखें खुली, लेकिन दिमाग कहीं और। वो अब कुछ नहीं बोलता, बस हंसता है, लगातार, हर रोज, हर समय। जब अस्पताल का नाम लिया जाता है, उसकी हंसी तेज हो जाती है। अब वह भैरवनाथ मानसिक चिकित्सालय में भर्ती है, यानी उसी कस्बे के नए अस्पताल में जहां उसका इलाज चल रहा है। डॉक्टरों की रिपोर्ट कहती है पेशेंट सफर्स फ्रॉम एक्यूट साइकोसिस, बट व्हाट्स डिस्टर्बिंग इज ही कीप्स रिपीटिंग वन सेंटेंस, अब मैं डॉक्टर वीरेन हूं। कभी कभी जब उसके कमरे के शीशे पर भाप जमती है तो उसमें एक और चेहरा दिखता है, बिना आंखों वाला, बिना मुंह वाला, और पीछे लिखा होता है तुम अगला हो। तो दोस्तों, ये थी शापित पागलखाना, अंतिम वार्ड का रहस्य। अगर आपकी रूह तक ये कहानी उतर गई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। अगर आप चाहते हो ऐसी ही और लंबी, डरावनी और दिमाग को हिला देने वाली कहानियां, तो चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबा दो, क्योंकि अगली बार हो सकता है कहानी सिर्फ कहानी ना हो। कमेंट्स में बताओ आपको इस कहानी का कौन सा हिस्सा सबसे डरावना लगा और अगली कहानी किस टॉपिक पर देखना चाहते हो। मिलते हैं अगले डरावने सफर में। तब तक याद रखो, कुछ दरवाजे कभी नहीं खोलने चाहिए और कुछ कहानियां कभी नहीं सुननी चाहिए अकेले। स्टे हॉन्टेड, स्टे क्यूरियस। जय श्री भूतनाथ।